शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। पदवी व पदव्युत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष व अंतिम सत्र की परीक्षाएं लेने का नियोजन एक लंबे विचार विमर्श और सुप्रीम कोर्ट व यूजीसी के दिशा निर्देशों के बाद किया जा रहा है। अमरावती विद्यापीठ में आगामी 1 से 31 अक्टूबर तक अंतिम सत्र व अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से लेने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और इस परीक्षा का टाइम टेबल भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा पूर्व परीक्षा तथा यूजीसी की नेट परीक्षा भी ली जानी है। ऐसे में अब संबंधित तारीखों पर होने वाली विद्यापीठ की परीक्षाओं का नियोजन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। एमपीएससी व नेट की परीक्षा रहने वाले दिन विद्यापीठ के जिन विषयों के पेपर होने वाले थे उन्हें आगे टालते हुए अब विद्यापीठ की परीक्षाओं का नए सिरे से टाइम टेबल बनाना पड़ रहा है, जो विद्यापीठ के परीक्षा विभाग हेतु किसी माथापच्ची से कम नहीं है, क्योंकि एक एक दिन में 100 से अधिक प्रश्न पत्रों की परीक्षा लेने का नियोजन किया जाता है और परीक्षा काल के दौरान सैकड़ों महाविद्यालयों के हजारों परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में पूरे डेटा के साथ दोबारा किसी नई तारीख को टाइम टेबल में खोजना और उस तारीख पर परीक्षा का नियोजन करना विद्यापीठ के परीक्षा विभाग के लिए अपने आप में बेहद दुरूह कार्य है। वहीं दूसरी ओर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की मांग को लेकर विद्यापीठ के प्राध्यापकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की गई है। ऐसे में यदि परीक्षा विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल होते हैं तो इससे परीक्षा से संबंधित कामों पर काफ़ी असर पड़ेगा। अब ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू होने में मात्र 1 सप्ताह का समय शेष है। इस समय किसी भी तरह की दिक्कत अथवा गड़बड़ी की वजह से परीक्षा विभाग का पूरा नियोजन प्रभावित हो सकता है। विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण से संबंधित याचिका को सुनवाई हेतु सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाने के साथ ही मामले की अंतिम सुनवाई तक मराठा आरक्षण के अमल पर स्थगनादेश दिया गया था और मराठा आरक्षण के तहत शैक्षणिक प्रवेश देने व पद भर्ती करने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में राज्य सरकार ने समूचे राज्य में चल रही कक्षा 11वीं की ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया को रोक देने के आदेश जारी किए थे और पिछले 12 दिनों से कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी पड़ी है। सभी संबंधित विद्यार्थियों व अभिभावकों द्वारा इस मामले को लेकर सरकार के अगले आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बारे में केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष अरविंद मंगले से संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि अगर सरकार द्वारा इस प्रवेश प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाती तो अब तक दूसरा व तीसरा राउंड खत्म होकर चौथे राउंड की प्रक्रिया चल रही होती। साथ ही जारी माह के अंत तक इस प्रवेश प्रक्रिया का करीब 90% कामकाज खत्म हो चुका होता। लेकिन पिछले 12 दिनों से दूसरे राउंड की ही प्रवेश प्रक्रिया अटकी पड़ी है और इस समय तक सरकार की ओर से कोई नया आदेश नहीं मिलने की वजह से स्थिति काफ़ी संभ्रम वाली कही जा सकती है। केंद्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष अमरावती मनपा क्षेत्र में पर्यावरण के हो रहे नुकसान और घन कचरा व्यवस्थापन के समुचित प्रबंध नहीं रहने की वजह से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर गणेश अनासाने द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण के लिए अब तक हुए नुकसान हेतु केंद्रीय प्रदूषण मंडल व महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल द्वारा किए गए मूल्यांकन की 47 करोड़ 23 लाख 45 हज़ार रुपये वसूल करने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल की ओर से अमरावती महानगरपालिका को नोटिस जारी करने और जल्द से जल्द अमरावती मनपा द्वारा इस रकम का सेटलमेंट किए जाने को लेकर आदेश जारी किया है। गणेश अनासाने ने अमरावती मनपा क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन, लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर अमरावती महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल तथा अमरावती के जिलाधीश को प्रतिवादी बनाते हुए राष्ट्रीय हरित लवाद में एक याचिका दायर की थी, जिस पर लवाद के विधिज्ञ सदस्य जस्टिस शिव कुमार सिंह व विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर सत्यवान सिंह गर्ब्याल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। शहर के नवाते परिसर में रहने वाला तथा हाल ही में भारतीय महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर की एडमिशन प्राप्त कर चुका युवराज मनोज हेडा नामक 18 वर्षीय युवक गुरुवार की सुबह अचानक ही अपने घर से कहीं निकल गया। युवराज हेडा ने घर से निकलने से पहले अपने परिवार वालों के नाम एक बड़ा दार्शनिक अंदाज वाला 4 पन्नों का भावनात्मक पत्र लिखा है, जो उसके घर से चले जाने के बाद उसके माता पिता को प्राप्त हुआ। जिसके बाद हेडा परिवार ने युवराज के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने के साथ ही उसकी हर ओर तलाश शुरू की है। युवराज हेडा के पिता मनोज हेडा की नवाथे गली नंबर 1 में शिवराज ट्रेडर्स नामक दुकान है और परिवार में उनकी पत्नी व पुत्र युवराज के अलावा एक पुत्री भी है। युवराज पढ़ाई लिखाई में पहले से काफ़ी कुशाग्र रहा और उसने कक्षा 10वीं में 95 और कक्षा 12वीं में 89% अंक हासिल किए। गत वर्ष तक शहर के प्रतिष्ठित ब्रिजलाल बिहानी महाविद्यालय का छात्र रहने वाले युवराज हेडा का अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर हेतु एडमिशन कराया गया था। लेकिन विगत लंबे समय से महाविद्यालय बंद रहने की वजह से युवराज पिछले 7 माह से अपने घर पर ही था और गुरुवार की सुबह
5 से 6 बजे के दौरान वह घर में किसी को कुछ बताए बिना ही कहीं निकल गया। जाने से पहले वो अपना एक पत्र छोड़ गया है जिसमें जीवन को लेकर काफ़ी दार्शनिक अंदाज में बातें कही गई हैं। साथ ही उसने अपने परिवार से कहा है कि वह कुछ दिनों बाद घर लौट आएगा और उसकी तलाश न की जाए। इस समय अमरावती में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है और कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बाग अपने घरों से बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे और बड़े लापरवाह व बेफिक्र अंदाज में सार्वजनिक स्थानों पर घूम फिर रहे हैं। जबकि प्रशासन द्वारा पिछले 6-7 माह से लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, जिसका लोगों पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में बीते दिनों जिलाधीश शैलेश नवाल ने बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने हेतु अभियान चलाने की घोषणा की और इस अभियान के पहले ही दिन खुद जिलाधीश शैलेश नवाल ऑन रोड उतरे और उन्होंने इरविन चौराहे पर खड़े रहकर यहां से बिना मास्क लगाए गुजरने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। हाल फिलहाल के इतिहास में ये पहली बार है जब जिलाधीश स्तर के किसी अधिकारी को कार्रवाई करने हेतु सड़क पर उतरना पड़ा है। इस समय जिलाधीश शैलेश नवाल के साथ तहसीलदार संतोष काकड़े, मनपा उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े तथा पुलिस निरीक्षक राहुल आठवले सहित राजस्व प्रशासन के कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। इरविन चौराहे पर काफ़ी देर रुकने के साथ ही जिलाधीश के नेतृत्व वाले पथक ने इस परिसर में बिना मास्क पहने घूमने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। सर्व लोकांना आवाहन करतो, आपला कुटुंब, आपलं स्वास्थ्य हे सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत। यासाठी जर साधी बोली करायची असेल मास्क लावण्याचा, डिस्टन्स करण्याचा हे आपल्याला कळायलाच पाहिजे। मास्क लावायचं किंवा व्हेंटिलेटर हे आपण ठरवा। आपले कुटुंबामध्ये आनंदाची वारी पाहिजे किंवा कोरोनाची महामारी हे आपण सुद्धा ठरवा। आणि याच्यासाठी आज जिल्हा प्रशासन, मनपा प्रशासन हे सगळे मिळून मोठ्या प्रमाणात आम्ही फाईनचा एक मोहीम छेडलेली आहे। जे लोक मास्क लावणार नाही, मास्क न लावून ते फिरणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये हे संसर्ग वाढवण्याचं काम करत असेल याच्यावरती आपण दंड लावतो आहे। मी परत सर्व जनतेला विनम्रतापूर्वक आवाहन करू इच्छितो, आपण आपली स्वतःची काळजी घ्या आणि जे काही लहान सहान प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आहे त्याचा आपण प्लीज 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 आवर्जून त्याचा वापर करा। इसके अलावा यातायात पुलिस ने भी इस मामले में और अधिक गंभीर होते हुए बिना मास्क पहने सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक कड़ा कर दिया है। साथ ही यातायात पुलिस द्वारा ऐसे लोगों के चालान काटने के साथ साथ उन्हें मास्क भी वितरित किया जा रहा है और घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य तौर पर मास्क पहनने की सख्त ताकीद भी दी जा रही है। बता दें कि यदि कोई व्यक्ति 2 बार बिना मास्क पहने पकड़ा जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की रक्त कोशिकाओं में कोरोना से लड़ने वाली रोग प्रतिकारक क्षमता उत्पन्न होती है, जिसके मद्देनजर सरकार व प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु प्लाज्मा थेरेपी को मान्यता प्रदान की गई है। इसके तहत कोविड मुक्त हो चुके कई लोग स्वयं स्फूर्त तौर पर अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत शहर के ख्यातनाम समाजसेवी व उद्यमी महेश मानका व नीलेश चिढोरे सहित शहर के ख्यातनाम विधिज्ञ एड शोएब खान ने कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा दान किया। इस प्लाज्मा दान के चलते 6 कोरोना संक्रमितों को जीवन दान मिला है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि एडवोकेट शोएब खान ने लगातार तीसरी बार अपना प्लाज्मा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु दान किया है। लॉकडाउन काल के दौरान शुरू की गई कोविड-19 पार्सल कार्गो ट्रेन अब दिसंबर माह तक दौड़ेगी। रेलवे बोर्ड द्वारा इस ट्रेन को समयावधि दिए जाने के संदर्भ में एक पत्र जारी किया गया है। इसके तहत मुंबई से शालीमार के बीच रोजाना तथा पोरबंदर से शालीमार के बीच सप्ताह में 3 दिन पार्सल ट्रेन दौड़ा करेगी। ऐसे में अब बडनेरा रेलवे स्टेशन से माल के पार्सल लाने ले जाने की यहाँ के किसानों, व्यापारियों एवं उद्योजकों को सुविधा उपलब्ध होगी। एक तरफ स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा शहरवासियों से बार बार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों के लिए आह्वान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मनपा परिसर में ही इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। मनपा कार्यालय परिसर में बगैर मास्क पहने सरेआम लोगों को घूमते देखा जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मनपा क्षेत्र में जिस स्थान पर मास्क लगाने की सलाह देने वाला बोर्ड लगा है, उसी जगह पर मनपा के अधिकारी बगैर मास्क के ही ड्यूटी पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मनपा की इस अनदेखी को लेकर लोगों द्वारा सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। जिले में गुरुवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट व RT-PCR टेस्ट के जरिए 272 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही अमरावती जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 के स्तर को पार करते हुए अब 12,016 पर जा पहुंची है। जिला सामान्य अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिले में गुरुवार को 20 अल्पवयीन बच्चों सहित 157 पुरुषों व 95 महिलाओं की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 6 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में अब अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 259 पर जा पहुंचा है। स्थानीय उच्च शिक्षा सहसंचालक कार्यालय द्वारा किरण नगर स्थित कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय यानी नरसम्मा हीरैया कॉलेज के प्राचार्य को पत्र जारी कर कहा गया है कि इस कॉलेज में कार्यरत प्राध्यापक दिनेश बाबाराव सूर्यवंशी के खिलाफ कर्तव्य में कोताही करने को लेकर निलंबन व विभागीय जांच के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट पेश की जाए और 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2018 के दौरान प्राध्यापक सूर्यवंशी द्वारा जितने भी सवैतनिक अवकाश लिए गए हैं उसमें से वसूल पात्र साबित होने वाली रकम के तौर पर 8,51,483 रुपये वसूल करते हुए इस रकम को सरकार के खाते में जमा कराया जाए। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अपने कर्तव्य में कभी कोई कोताही नहीं की। वहीं जिस अवधि के सवैतनिक अवकाश की रकम वसूली को लेकर बात की जा रही है उस अवधि में उन्होंने अपने हक की कानूनी व अधिकारपूर्ण छुट्टियां ली थी, जिसमें से कई छुट्टियां अर्धवैतनिक व अवैतनिक भी थी। ऐसे में सवैतनिक अवकाश के नाम पर रकम वसूल करने और कर्तव्य में कोताही के नाम पर निलंबन या विभागीय जाँच करने का सवाल नहीं उठता। प्राध्यापक सूर्यवंशी के मुताबिक उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई की जा रही है। अमरावती मनपा की स्थायी समिति सभापति राधा कुरील ने आज नवाथे भुयारी मार्ग व राजापेट भुयारी मार्ग का मुआयना किया। इस समय उनके साथ पार्षद सुमति ढोके, राजू कुरील, शहर अभियंता रविंद्र पवार, कार्यकारी अभियंता सुहास चौहान, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर व अभियंता मंगेश कडू मौजूद थे। इन दोनों स्थानों पर चल रहे काम का मुआयना करने के साथ ही स्थायी समिति सभापति राधा कुरील ने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए काम को बेहतर और गुणात्मक ढंग से पूरा करने का निर्देश जारी किया। स्थानीय भूमि अभिलेख कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी को यहां के उप अधीक्षक ने गालियां दी, अपमानित किया व असभ्य बर्ताव किया, ऐसा आरोप लगाते हुए भूमि अभिलेख कार्यालय के कर्मचारियों ने 22 सितंबर से हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी वजह से पूरे कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। इस बारे में उपाधीक्षक अनिल फूलजेले ने स्पष्ट करते हुए बताया कि कुछ कर्मचारी काम में लापरवाही बरतते हैं और चंद दिन में निपटने वाले कामों को बरसों लगा देते हैं। कुछ कर्मचारियों ने इस कार्यालय को शराब खाना ही बना रखा है और उन पर पाबंदी लगाने और सभी काम वक्त पर करने की हिदायत देने पर कर्मचारियों ने उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाकर बहकावे में आकर हड़ताल शुरू की है और इस कार्यालय से कंप्यूटर भी गायब हो चुका है, जिसका किसी कर्मचारी के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी की है और कर्मचारियों को सही ढंग से काम करने और काम पर वापस लौटने के लिए विभाग के उपसंचालक ने भी कर्मचारियों को समझाया है। ऐसी जानकारी भी विभाग उपाधीक्षक द्वारा दी गई है। कार्यालयामध्ये लोकांची बरीच कामे पेंडिंग आहेत। 3-3, 4-4 वर्षापासूनची फेरफारची प्रकरणे व इतरही प्रकरणे पेंडिंग आहेत। ते काम मुदतीमध्ये आणि नियमाने व्हावं, कार्यालयामध्ये शिस्त राहावी यासाठी मी कामचुकार आळशी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू केलेली आहे आणि फक्त जनतेची कामे वेळेवर व्हावीत हेच माझा म्हणजे उद्देश आहे। मी त्यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी माझ्यावर आरोप केलेले आहेत की मी त्यांच्याशी असभ्य वागणूक करतो आहे, परंतु शेवटी त्यांना आणि मला जनतेची कामे म्हणजे पाडायची आहेत। त्यांनी आपला स्ट्राईक जो आहे हा बंद करावा आणि नियमाप्रमाणे शिस्तीने कार्यालयामध्ये कामास सुरुवात करावी। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के रुक्मिणी नगर परिसर स्थित लैंडमार्क बियर शॉपिंग के मालिक के भाई सुनील कदम पर पुराने विवाद को लेकर करीब 10 आरोपियों ने पिस्तौल तानते हुए जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। ऐसी शिकायत बियर बार के मैनेजर रितेश शर्मा द्वारा दी गई है, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस ने सुरेश तिवारी, सोनिया चांदुरकर, सूरज जावरे, नीलेश यावले, सुनील वानखड़े सहित अन्य 4 से 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने नीलेश यावले को गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत द्वारा 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा पंकज नामक एक अन्य आरोपी को बुधवार की शाम गिरफ्तार किया गया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के पुराना बाईपास रोड गोंड बाबा मंदिर के पास स्थित करण अरुण कुमार जायसवाल की देशी शराब दुकान के पिछले शटर का ताला कुंडी तोड़कर अज्ञात चोरों ने यहां से 1,80,000 रुपये मूल्य की 81 पेटी देशी शराब विगत दिनों चुरा ली थी। इस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों की ज़ायलो कार कैद हुई थी, लेकिन कार का नंबर दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद दस्तूर नगर से लेकर MIDC के बीच लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल कुछ खास नहीं लग पाया है। पुलिस मामले में सरगर्मी से तलाश कर रही है। इन दिनों रोजाना ही ऑनलाइन ठगी के मामले उजागर होते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग बाग ऐसे ठगबाजों के झांसे में आ जाते हैं। आज एक बार फिर बाईपास रोड पर सामरानगर परिसर निवासी प्रफुल्ल बाबरे के साथ ऑनलाइन तरीके से 61,254 रुपये की धोखाधड़ी की गई।
इस मामले में मिली शिकायत पर साइबर सेल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। एक दूध व्यवसायी को चाकू का धाक दिखाकर लूटने वाले संदेहित आरोपी का रेखा चित्र पुलिस द्वारा जारी किया गया है। इस रेखा चित्र के जरिए वलगांव पुलिस इस आरोपी की खोज कर रही है। विगत 22 सितंबर को वलगांव के वसुपुरा निवासी सचिन उर्फ सुधीर वसंतमाला दूध वितरण का काम कर रहा था। इस दौरान सचिन ने चौधरी पेट्रोल पंप पर अपने वाहन में पेट्रोल भरवाया और कुछ दूरी पर वह अपने दुपहिया रोककर मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी दौरान बिना नंबर वाले एवेंजर दुपहिया वाहन पर आए 3 लोगों ने सचिन को चाकू का धाक दिखाकर उसकी जेब से 2000 रुपये और उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। इस मामले में सचिन द्वारा दी गई शिकायत पर वलगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है और फिरियादी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एक संदेहित आरोपी का रेखा चित्र भी तैयार किया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।